आज के लेक्चर में हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल, तो रीनल जो वर्ड है वो किडनी के लिए है और सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो जो किडनी के ऊपर लगी होती हैं दो ग्लैंड हैं वो एड्रीनल ग्लैंड कही जाती हैं। किडनी के अपर पोल पे होती हैं। इनका वेट जो है लगभग 4 ग्राम होता है। और जिस तरीके से किडनी में दो पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, वैसे ही एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। तो इसका जो काम है वो फ्लूइड वॉल्यूम को रिकॉग्नाइज करना और स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना। तो इसलिए यहाँ जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरीके के हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन भी यहाँ सिक्रेट होते हैं। तो अलग अलग देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना पेलुसिडा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ओके, तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरोन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन वो सिक्रेट करता है। जोना फेसिकुलेटा है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके, जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोसोल, ये सब हार्मोन जो है वो फेसिकुलेटा से सिक्रेट होते हैं। तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, ये सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन्स हैं उनको सिक्रेट करता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की क्या इफेक्ट होगी? ओके, ये जो कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, उसका नाम है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। इन सारे हार्मोन्स में सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोल पाया जाता है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 95% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन जो भी हैं उनमें 95% यही एक्टिव होता है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो ग्लूकागॉन पर होता है, परमिसिव इफेक्ट ऑन ग्लूकागॉन, ठीक है। मेमोरी, लर्निंग, मूड, इन सब पर इसका प्रभाव होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया ये करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाना, स्टोर्ड फॉर्म जो है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन, ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। लिपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ना, कैल्शियम को बैलेंस करना। इम्यून डिप्रेशन, इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इनके ज़्यादा होने से कुशिंग सिंड्रोम, एक बीमारी है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाते हैं। इसी तरीके से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन है, मेजर हार्मोन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 90% ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। 90% ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा पाया जाता है और ये जोना ग्लोमेरुलोसा से सिंथेसाइज होता है। लाइफ सेविंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। ये कई बार पूछते हैं वाइवा में, लाइफ सेविंग हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन। प्रमोट सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम एलिमिनेशन बाय किडनी, ये सोडियम को रिटेन करते हैं बॉडी में और पोटेशियम को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शन क्या हैं कि ये
बस एक ही मेन आपको जो काम ध्यान रखना है कि ये सोडियम को रिटेन करते हैं, मतलब उसको शरीर के अंदर रहने देंगे, और पोटाशियम को एलिमिनेट करेंगे बॉडी से। ठीक है। अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो, जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मतलब अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम कम हो जाए, हाइपरकैलीमिया, पोटाशियम का लेवल बढ़ जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो बीपी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। ACTH, रोल ऑफ ACTH इन सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज मिनिमल। एक और हार्मोन है, मतलब ये एल्डोस्टेरॉन जो है फिलहाल किसने सिक्रेट किया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर ये आता है और ये सुप्रारीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। दूसरा जो हार्मोन है एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रीट हुआ था, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH। ठीक है, तो वहाँ से इसका जो सिक्रीशन है एल्डोस्टेरॉन का वो बहुत ही कम है। किडनी से ही 90% इसका सिक्रीशन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से ही होता है। तो ये एल्डोस्टेरॉन किस तरीके से रेगुलेट होता है, क्या करता है, देखिए डिहाइड्रेशन होगा, सोडियम का लेवल कम होगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। पोटाशियम का लेवल, हाइपरकैलीमिया, पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। सिंपल समझिए आप। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट होगा। ठीक है, स्टिमुलेशन मिलेगा क्योंकि ये सब फीचर्स हैं बॉडी के अंदर। तो किडनी का जो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस है, किडनी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और समझेंगे। वहाँ से रेनिन जो है, रेनिन बढ़ जाता है, रेनिन नाम का एंजाइम जो है वो बढ़ जाएगा, और लीवर से एंजियोटेंसिन सिक्रीट होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 को बढ़ा देंगे, एंजियोटेंसिन 1 को बढ़ा देंगे। और लंग्स के पास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा। जो कहाँ आएंगे, एंजियोटेंसिन 2 कहाँ आएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर आ जाएगा, और वहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होते ही क्या होगा, सोडियम का लेवल तो बढ़ जाएगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कम हो रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, और बढ़े हुए पोटाशियम और H+ आयन को यूरिन के थ्रू पास आउट कर देंगे। बस इससे क्या होगा, एक नॉर्मल लेवल आने पर शरीर खुद होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक देगा किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस को, और फिर ये इंतजार करेगा ऐसी स्थिति पैदा होने का। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन का जो है डिजीजेस के अंदर भी क्या रोल है, कंप्लीट फेलियर टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि किडनी फेलियर है या सुप्रारीनल ग्लैंड्स का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, तो एल्डोस्टेरॉन अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो डेथ हो सकती है। हाइपर एल्डोस्टेरॉन स्टेट कंट्रीब्यूशन टू हाइपरटेंशन, अगर एल्डोस्टेरॉन प्रॉपर काम नहीं करे या उसका जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला से पहले ये कुछ और हार्मोन हैं जो कि जोना रेटिकुलरिस से सिक्रेट होते हैं, एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स कैसे सिक्रेट होंगे,
मेनली डिहाइड्रो एंडोस्टेरोन, एंडोस्टेरोनोडाइन, मतलब सिंपली ये सब क्या हैं, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये हमने पढ़ा किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये क्या है, प्रिकर्सर हैं जिसके निर्माण करता है, रॉ मटेरियल है ये। ओके, तो ये प्रिकर्सर हैं टेस्टोस्टेरोन के, और ओवरऑल इनका जो इफेक्ट है वो मेल बॉडी में ही होता है। और फीमेल बॉडी में ये क्या करेंगे, दे कन्वर्ट टू एस्ट्रोजन्स, क्योंकि हार्मोन वही रहेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एस्ट्रोजन्स में। तो एड्रीनल मेडुला क्या क्या काम करते हैं, एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कैसे होंगे, लार्ज और जिनमें ज़्यादा घने ग्रेन्यूल्स नहीं होते, मतलब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए तो जाते हैं पर ज़्यादा घने नहीं होते। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो छोटा होता है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा घन होते हैं और ज़्यादा एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर छोटा होता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो 10% के लगभग सिक्रेट होता है और एपिनेफ्रिन जो है वो 90% के लगभग सिक्रेट होते हैं, ठीक है। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो कैटाकोलामाइंस एक्टिविटी ये हमने पढ़ा अभी। कैटाकोलामाइंस क्या है कि ये न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कैटाकोलामाइंस हैं, उनकी एक्टिविटी पर ये हार्मोन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। कब होती है उनकी एक्टिविटी, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में, ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शंस के लिए। जब हमें किसी से लड़ना है या अपने शरीर की रक्षा करनी है तो कैटाकोलामाइंस जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलीज होंगे और वो स्टिमुलेट करते हैं बॉडी में इन हार्मोन्स के, एड्रीनल मेडुला के फंक्शंस को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस बढ़ जाएंगे, मेटाबॉलिक फंक्शंस बढ़ जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रो यूरिनरी फंक्शंस बढ़ जाएंगे। कैटाकोलामाइन सिंथेसिस के, तो सिंथेसिस की हमें बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कैटिकोल से बना हुआ है, ठीक है, बेंजीन का प्रोडक्ट है। वो बहुत ज़्यादा हमें इनके स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अगर एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन ना करे तो देखिए क्या क्या हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम बहुत बार पूछा जाता है 2 नंबर में, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, जो कोर्टिसोल है स्टेरॉइड हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, उसके ज़्यादा सिक्रेट होने से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसमें कैसा होता है, मून फेस, ठीक है, चेहरा एकदम चंद्रमा के जैसे गोल हो जाता है, ठीक है। बफेलो हम्प, ऐसा हैवी हो जाती है बॉडी, ठीक है, बफेलो के जैसे, भैंस के जैसे। फेशियल स्किन इज फ्लश्ड, ठीक है, तो जो फेशियल स्किन है वो एक तरीके से फ्लश्ड, मतलब कांतिहीन, कैसा, उसमें लश्चर नहीं है, ठीक है। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन विद पर्पल स्ट्राइज, एब्डोमेन जो है वो प्रोट्रूड मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है, और उसमें धारियां होती हैं। मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, और हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना, हाइपरटेंशन, ठीक है, वुंड हीलिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम हो जाता है,
और बॉडी फैट बढ़ने लगता है। ये क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। तो एक स्थूल व्यक्ति के जो भी लक्षण हैं वो आप इसमें अगर लिख देंगे तो वो कुशिंग सिंड्रोम है, एड्रीनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में आता है। इसी तरीके से कौन सिंड्रोम है? कौन सिंड्रोम में हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, तो वो कॉन्स्टेरॉन है। इसमें मस्कुलर वीकनेस होती है, हाइपरटेंशन होती है, टेटनस जैसे लक्षण हो सकते हैं क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो मस्कुलर स्टिफनेस हो जाएगी और पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आएगा। तीसरा एडिसन्स डिजीज़ है। एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है, ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है अगर ये बिल्कुल सिक्रेट ना हो तो एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है। इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, मसल वीक हो जाएंगी, ठीक है, पोटाशियम बढ़ जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। अभी हमने पढ़े हैं ये फीचर सारे जो कि एल्डोस्टेरॉन के फंक्शंस में हैं। तो ये एडिसन्स डिजीज़ हैं। कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लाजिया, एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टिश्यू की जो सेल्स हैं वो संख्या में बढ़ जाती हैं, हाइपरप्लाजिक हो जाती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, तो ओवर फंक्शनिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा और अब हम पेनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन को और पढ़ेंगे। okay. पेनक्रियाज, इसके बारे में हमने जो एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं, जो भी पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशंस थे उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में अच्छे से पढ़ा था। तो पेनक्रियाज क्या है? एक ट्रायंगुलर ग्लैंड है जिसमें दोनों फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, और ये स्टमक के पीछे की तरफ पाई जाती है। इसमें एसिनार सेल्स होती हैं जो कि एंजाइम रिच जूस को प्रोड्यूस करती हैं, जबकि जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन जो इसके होते हैं वो बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये हमें ध्यान रखना है। ये 4 टाइप की सेल हैं, इनसे इसके एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। तो मेन जो इनके एंडोक्राइन फंक्शंस में है, हम जिसे जानते भी हैं कि ये इंसुलिन का निर्माण करती। पेनक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन फंक्शन है मेन, वो इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो इंसुलिन के फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या होंगे कि ये इट इज़ ए की प्लेयर इन कंट्रोल ऑफ इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पर इनका जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है उनको पचाने में, ठीक है। सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म, और काफ़ी हद तक ये प्रोटीन और मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करते हैं। तो इंसुलिन रिसेप्टर और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। तो इसके रिसेप्टर जो हैं लगभग हर सेल के अंदर पाए जाते हैं। लाइक द receptor for other protein hormones, the receptor for insulin is embedded in plasma membrane. Okay, insulin receptor is composed of 2 alpha subunit, और बस हमें ये जानना है कि हर एक सेल के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इंसुलिन रिसेप्टर ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होंगे और ग्लूकोज जो है हमारे खाने से रिलीज होकर के कार्बोहाइड्रेट, जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हैं वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन। होता क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन में जैसे पाचन हो गया है पूरा का पूरा,
भोजन का, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होना है। तो सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेल या टिश्यू के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते हैं तो वहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर्स भी होते हैं। वो बताते हैं कि ब्लड में जो है इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो चुका, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है। तब ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल, एडिपोज टिश्यू और दूसरे जो भी टिश्यूज हैं उनमें ग्लूकोज की एंट्री को इंसुलिन ही फैसिलिटेट करता है, योग्य बनाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके प्रॉपर कार्यरत न होने से, अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है वहाँ से किसी भी कारण से, तो इंसुलिन के प्रॉपर रिलीज ना होने से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, जिसको आम भाषा में आप डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, देखिए किस तरीके से फंक्शन करते हैं। जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है कम होगा, तो पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल हैं, अल्फा सेल क्या सिक्रेट करती हैं, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल क्या सिक्रेट करती हैं, इंसुलिन, और डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करती हैं, डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करती हैं, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो देखिए किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। अल्फा सेल स्टिमुलेट होंगी, ग्लूकेगॉन सिक्रेट होगा। ये ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर में शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस शुरू होने से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ता है, कंटिन्यू टू राइज, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया इनहिबिट करेगा ग्लूकेगॉन को, और पेनक्रियाज किसे सीक्रेट करेगा, इंसुलिन को। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, सेल्स को कहेगा कि आप जल्दी जल्दी सारे ग्लूकोज को ले लीजिए, अपटेक कर लीजिए। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस को ये प्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा और पेशेंट फिर से हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग इनकी चलती है। इसमें अगर इस पूरी चेन में कहीं भी बाधा आती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस, बहुत कॉमन डिजीज़ जो होती है वो ये है। ठीक है, ये फिर से वही चीज़ें थी ऊपर के पेज में। अब सोमेटोस्टेटिन क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन को पहले जब डिस्कवर किया गया तो हाइपोथैलेमिक एक्सट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाइड एज अ इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में जब इसकी स्टडी की जा रही थी तब ऐसा देखा गया कि सोमेटोस्टेटिन नाम का जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये ग्रोथ हार्मोन को कम करता है। सब्सिक्वेंटली सोमेटोस्टेटिन वाज फाउंड टू बी सिक्रेटेड बाय ब्रॉड रेंज ऑफ टिश्यूज इंक्लूडिंग पेनक्रियाज। तो बाद में पता लगा कि सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस के साथ साथ पेनक्रियाज से भी सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज से भी सिक्रेट होता है। Okay, तो इसके फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या होंगे, एंडोक्राइन एंड पैराक्राइन पाथवे टू अफेक्ट से टारगेट सेल, वो
यहाँ पर बेसिकली जो ये काम करता है सोमेटोस्टेटिन। अगर हम पर्टिकुलरली पेनक्रियाज की बात करें तो सेल्स विद इन आइसलेट सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन, और ये काम करता है सप्रेसिंग हार्मोन के रूप में। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के ऊपर एक्ट करता है। इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन इन दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग सीसीके स्टिमुलेटेड एंजाइम सिक्रेशन एंड सिक्रीटिन स्टिमुलेटेड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। ठीक है, तो पेनक्रियाज के ऊपर इसका ये प्रभाव रहता है। और पेनक्रियाटिक आइसलेट डिसऑर्डर्स में क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस, तो ये हम लगभग हर घर में एक पेशेंट को देखते हैं। तो पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जिसका नहीं होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। क्या सीरियस डिसऑर्डर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। होता क्यों है कि इंसुलिन की किसी भी तरीके से हाइपो एक्टिविटी हो जाए। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर unavailable to aid transport of glucose into body cells। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बॉडी सेल्स को अगर ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिले, अनअवेलेबल हो, तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उस ग्लूकोज का लेवल रेगुलरली ब्लड में बढ़ता रहता है। तो इसके 3 जो हैं वो प्रॉपर फीचर हैं, ये सिर्फ इसी में पाए जाते हैं। अगर ये तीनों एक साथ मिलें तो बंदे को डायबिटीज़ होती है। क्या है ये? पॉलीयूरिया, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत लगती है। और पॉलीफीजिया, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सेसिव ईटिंग होती है। ठीक है, तो 2 तरीके के होते हैं डायबिटीज़, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि कोई भी जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो सकता है, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें बॉडी की जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और ज़्यादातर ये यंग एज में होता है। ठीक है, और दूसरा जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है, ये कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज होने से, स्ट्रेस से, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पेनक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।